नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के को, जो प्रीलिम से संबंधित बातें थी उनको कंप्लीट किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड। अब जियोमॉर्फोलॉजी को मैंने बताया था कि पहले तो हम बेसिक्स देखते हैं, बेसिक के बाद टॉपिक और टॉपिक से के बाद उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन से का पार्ट है उस एप्लीकेशन के पार्ट पर हम चर्चा करते हैं, एप्लीकेशन के पार्ट पर हम बातें करते हैं। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सॉरी, भूकंप के बारे में अथवा अर्थक्वेक के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप अथवा हम कह सकते हैं अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप के बारे में बात करते हैं अथवा अर्थक्वेक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपको मैंने भूसंचलन पढ़ाया था और भूसंचलन में मैंने बताया था कि दो तरह से होते हैं, उत्पन्न होने वाले बल के स्रोत के आधार पर अथवा लगने वाले बल के स्रोत के आधार पर जो अर्थ मूवमेंट है, भूसंचलन है, दो तरह से होता है। एक होता है जब अंदर की परतों में बल लगे, एंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट, और अंदर की परतों में अगर तीव्र गति का बल लगता है, तीव्र गति का बल लगता है, उस तीव्र गति के बल के लगने के कारण अकस्मात रूप से परिवर्तन होते हैं, जिसे हम आकस्मिक संचलन कहते हैं। और ये जो अकस्मात परिवर्तन होते हैं, जो आकस्मिक बल लगने, आकस्मिक संचलन होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है भूकंप। तो हम कह सकते हैं भूकंप है क्या? भूकंप है एक प्रकार का तीव्र गति का, तीव्र गति का अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन है। भूकंप एक तीव्र गति का अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन है, अर्थात पृथ्वी के अंदर की परतों में तीव्र गति के बल लगे और तीव्र गति से जो बल लगा उसके प्रभाव सतह पर तीव्रता के साथ नजर आए। और किस रूप में नजर आए? नजर आए सतह के कंपन के रूप में। तो एक तीव्र गति का अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन है जिसका संबंध है सतह पर होने वाले, पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन से। तो इसके प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो जाता है। जो पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो रहे होते हैं, इन कंपनों को ही हम कहते हैं भूकंप। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भूकंप एक तीव्र गति का अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन है जिसके परिणाम स्वरूप सतह पर कंपन की उत्पत्ति होती है। भूकंप मुख्यतः एक प्राकृतिक घटना है। तो हम कह रहे हैं कि भूकंप जो है वो मूलतः प्राकृतिक घटना है, पर कभी कभी मानव जनित कारकों के प्रभाव से भी भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो दरअसल भूकंप जो है, जो सतह पर कंपन हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं भूकंप। और ये भूकंप क्या है? तो हम कहते हैं भूकंप है मुख्यतः एक प्राकृतिक घटना है, मुख्यतः एक प्राकृतिक घटना है, पर कभी कभी मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जब हम कह रहे हैं भूकंप मुख्यतः एक प्राकृतिक घटना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो ना हो, प्राकृतिक रूप से किन्हीं कारणों के कारण ऐसे बल की उत्पत्ति हो रही है जिस बल के प्रभाव सतह पर कंपन के रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसा बल क्यों उत्पन्न हो सकता है? तो अगर अंदर की परतों में कुछ गैसों का फैलाव हो जाए, कुछ गैसें फैल जाएं, अगर गैसें अंदर की परतों में फैलेंगी तो अंदर भ्रंशन की क्रिया होगी, टूट फूट होगी, और टूट फूट होने से तीव्र गति से हलचल होगी, तीव्र गति से बल उत्पन्न होंगे जिनके प्रभाव सतह पे नजर आएंगे कंपन के रूप में। अगर मान लीजिए किसी स्थान पर अंदर की परतों में तापमान बढ़ रहा है, दाब में कमी आ रही है,
तो हम कहेंगे अगर ऐसी स्थिति हो रही है, तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने का कारण हो सकता है कि उस स्थान पर रेडियो सक्रिय पदार्थों का कंसंट्रेशन हो, तभी तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होगा और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो अंदर के पदार्थ मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, अंदर के पदार्थ पिघलने लग जाएंगे। जब अंदर के पदार्थ पिघलने लग जाते हैं, अंदर के पदार्थ मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ की उत्पत्ति हो गई, गर्म गलित पदार्थ पैदा हो गया, हॉट मेल्ट सब्सटेंस पैदा हो गया। ये गर्म गलित पदार्थ जब इधर उधर अंदर की परतों में कहीं भी गति करे, आगे पढ़ाऊंगा, संवहन तरंग के रूप में करता है। जब ये पदार्थ अंदर की परतों में कहीं भी गति कर रहा है तो कृष्ण को तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो कंपन उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न होगा तो सतह पर भूकंप के रूप में इसके प्रभाव नजर आएंगे। जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई, अधिक तापमान है, जल की मात्रा बढ़ी, अधिक तापमान है, जलवाष्प बन गया, जलवाष्प इधर उधर गति कर रहा है, तब भी कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मुद्दा सिर्फ इतना है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में किन्हीं कारणों से बल की उत्पत्ति होनी चाहिए, भ्रंशन की क्रिया होनी चाहिए, बल उत्पन्न हुआ, भ्रंशन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना है विशेष रूप से। दूसरा फैक्टर हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे कारक की। दूसरा कारक है क्या, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, तो कभी कभी मानवीय क्रियाकलाप, तो मानवीय क्रियाकलाप के कारण भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो कभी कभी मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। मानवीय क्रियाकलाप कैसे काम करते हैं, तो मान लिया जाए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, विवर्तनिकी रूप से अस्थिर क्षेत्र है, टेक्टोनिक रूप से अनस्टेबल है। ये क्षेत्र कैसा होगा, तो प्लेट सीमांत वाला क्षेत्र होगा। याद है आप लोगों को प्लेट सीमांत का क्षेत्र, तो विवर्तनिकी रूप से अस्थिर क्षेत्र है, प्लेट सीमांत वाला क्षेत्र है। उस प्लेट सीमांत वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो प्लेट सीमांत वाले क्षेत्र में अगर आपने बड़े बड़े जलाशय बना दिए, वन अपरोपण हुआ तो बांध, जलाशय, वन अपरोपण जैसे क्रियाकलाप अगर किए जा रहे हैं तो ये विवर्तनिकी रूप से अस्थिर क्षेत्रों में हलचल की घटनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसे विवर्तनिकी रूप से अस्थिर क्षेत्रों में बढ़ने वाली हलचल की घटनाएं अंततः कंपन का कारण बनती हैं, जो भूकंप के रूप में सतह पर नजर आते हैं। साथ ही जब किसी क्षेत्र में परमाणु परीक्षण जैसे कार्य किए जाते हैं, तो अगर कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र में परमाणु परीक्षण जैसी क्रियाकलाप किए जाएं, अधिक तीव्रता के साथ ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा मुक्त होने वाली मुक्त ऊर्जा के कारण उस पूरे क्षेत्र में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी भूकंप का कारण बन सकते हैं, भूकंप के रूप में दिखाई दे सकते हैं, सतह पर नजर आ सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कुल मिलाकर के सतह पर कंपन होना चाहिए, और कंपन हो रहा है अंदर लगने वाले बल के प्रभाव से। ठीक समानांतर प्लेट सीमांत का एरिया है, प्लेटें एक दूसरे से समानांतर रूप से गति कर रही हैं लेकिन विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो समानांतर विपरीत दिशा में गति करेंगी, घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण बल के कारण कंपन होंगे, भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी, प्राकृतिक कारण हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम मुख्य रूप से हमने समझा कि भूकंप है एक प्रकार का अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से कंपन होते हैं और इन कंपनों के कारण, सतह पर होने वाले तीव्र गति से कंपनों के कारण भूकंप के रूप में प्रभाव हमें नजर आते हैं, यह भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो आगे समझते हैं बात को। हमने ये देखा कि भूकंप है क्या, हमने कहा है कि भूकंप है एक प्रकार का अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन,
जब ये है अंतर्जात आकस्मिक भू संचलन, इसका मतलब ही है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में कहीं ना कहीं ऊर्जा मुक्त हो रही होगी। अंदर की परतों में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, तो पृथ्वी के अंदर की परतों में कहीं ना कहीं टूट फूट जैसी क्रियाएं हो रही होंगी, उस स्थान से ऊर्जा मुक्त हो रही होगी, कंपन उत्पन्न हो रहा होगा। तो पृथ्वी के अंदर सर्वप्रथम जिस स्थान पर कंपन की उत्पत्ति होती है, इस क्षेत्र को कहा जाता है भूकंप उद्गम केंद्र अथवा भूकंप मूल। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र अथवा कहते हैं भूकंप मूल, हाइपो सेंटर कहते हैं इसे, या सेस्मिक फोकस भी कहा जाता है। तो इसे हाइपो सेंटर भी कहते हैं, इसे सेस्मिक फोकस भी कहते हैं। कुल मिलाकर के सेस्मिक फोकस की जब भी बात होगी भूकंप उद्गम केंद्र की, तो हम समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं अंदर की परतों में स्थित स्थान होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसके बारे में बता देंगे कि ये क्या है। तो पृथ्वी के अंदर स्थित वह स्थान जहां सर्वप्रथम ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे पहले ऊर्जा मुक्त होती है, भूकंप उद्गम केंद्र कहलाता है अथवा हाइपो सेंटर कहलाता है अथवा भूकंप मूल कहलाता है। इस भूकंप मूल से निकटतम दूरी पर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप मूल से निकटतम दूरी पर है, तो इसका मतलब है लंबवत होगा। इससे लंबवत निकटतम दूरी पर कहां स्थित है, तो पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान जहां पर सबसे पहले कंपन पहुंचता है। जिस स्थान पर सर्वप्रथम कंपन पहुंच जाता है, उस स्थान को कहा जाता है अधिकेंद्र अथवा इपी सेंटर। तो ये क्या स्थान कहलाएगा, ये स्थान कहलाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहलाता है अथवा क्या कहलाता है, ईपी सेंटर कहलाता है। तो ईपी सेंटर है कहां पर, हम कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर है। कैसा क्षेत्र है, तो सबसे पहले कंपन पहुंचता है, और कंपन पहुंचना है तरंगों के रूप में। तो हम कह रहे हैं कि ईपी सेंटर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान है। क्या है ये, पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगें, अभी बताऊंगा क्या है, पहुंचती हैं। ठीक है, तो दो बातें हमने देख ली। एक है हाइपो सेंटर अथवा सेस्मिक फोकस, और दूसरा है ईपी सेंटर अथवा अधिकेंद्र। हाइपो सेंटर कहां होगा, जब भी हाइपो सेंटर की बात आएगी आप कहेंगे हाइपो सेंटर पृथ्वी की सतह के अंदर स्थित होगा, और वह स्थान होगा जहां सबसे पहले ऊर्जा मुक्त हुई है, भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हुई हैं। जब भी बात आएगी अधिकेंद्र की अथवा ईपी सेंटर की, आप क्या समझेंगे, यह है पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहां पर सर्वप्रथम कंपन पहुंच रहा है अथवा सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगें सतह पर पहुंच रही हैं, वह स्थान है कहलाएगा अधिकेंद्र अथवा ईपी सेंटर।
ठीक है। अब देखिए, भूकंप की जो उत्पत्ति है, अगर बात की जाए भूकंप की उत्पत्ति, तो हम कहते हैं भूकंप की उत्पत्ति भूकंप की जो उत्पत्ति है ये तरंग के रूप में होती है। भूकंप की उत्पत्ति होती है तरंग के रूप में। तो भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है और इन तरंगों को कहा जाता है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंग कहते हैं, सेस्मिक वेव कहा जाता है। भूकंपीय तरंग कहते हैं इन तरंगों को। ठीक है। जो ये भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे दो प्रकार से होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पिंड तरंगे। इन्हें कहा जाता है क्या? इन्हें कहते हैं पिंड तरंग अथवा बॉडी वेव। तो एक होती हैं पिंड तरंगे, पिंड तरंगों को ही बॉडी वेव कहते हैं। और दूसरी तरंगे होती हैं, इन्हें कहा जाता है सतही तरंगे। सतही तरंग, सरफेस वेव। तो देखिए, भूकंपीय तरंग, भूकंप की उत्पत्ति हुई तरंग के रूप में और इन तरंगों को हमने कहा कि ये तरंगे हैं भूकंपीय तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे हैं अपनी प्रकृति, उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से होती हैं। एक होती हैं पिंड तरंगे जिनसे हम कहते हैं बॉडी वेव, और दूसरी तरफ होती हैं सतही तरंगे। इन सतही तरंगों को ही कहा जाता है सरफेस वेव। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो पिंड तरंगे हैं अथवा बॉडी तरंगे हैं, इनकी उत्पत्ति भूकंप उद्गम केंद्र में ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। तरंग दरअसल क्या है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो ऊर्जा मुक्त हुई, तरंग पैदा हो गई। अब तरंग के रूप में ऊर्जा जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो जिस स्थान पर ऊर्जा मुक्त हुई, उस स्थान पर जो तरंगे पैदा हो गई, उन तरंगों को ही कहा जाता है बॉडी वेव अथवा पिंड तरंगे। तो पिंड तरंगे क्या हैं? हम कह रहे हैं कि इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं किनारे लिख रहा हूं। पिंड तरंगे क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि भूकंप उद्गम केंद्र में, भूकंप उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। तो जो पिंड तरंगे हैं सबसे पहले पैदा हुई कहां पर? तो पिंड तरंगे पैदा हुई इस स्थान पर जहां पर सबसे पहले कंपन आया, सबसे पहले ऊर्जा मुक्त हुई। जहां पर मैं कहूं सबसे पहले ऊर्जा मुक्त हुई, इस स्थान पर तरंगे पैदा हो गई। इन्हीं तरंगों को हमने कहा सतही तरंग, इन्हीं तरंगों को हमने कहा पिंड तरंगे अथवा बॉडी वेव। अब ये पिंड तरंगे चलना प्रारंभ की और पिंड तरंगे सबसे पहले जा रही हैं सतह की ओर। तो सबसे पहले उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने के बाद सतह की ओर जा रही हैं। अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, तो सतह की ओर भी जा रही हैं, अलग अलग दिशाओं में भी फैलती हैं और सतह की ओर भी जाती हैं। ठीक है। तो पिंड जो तरंगे हैं, पिंड तरंगे अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राथमिक तरंगे जिसे कहते हैं पी तरंगे। पिंड तरंगे किसके आधार पर? तो अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक तरंग जिसे कहा जाता है पी तरंग, और दूसरी होती हैं सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगे जिसे कहा जाता है एस तरंग।
तो ध्यान रहे, पिंड तरंगे प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से होती हैं। एक तरंग होती हैं जिसे हम कहते हैं बॉडी वेव, यानी कि जो पिंड तरंगे हैं बॉडी वेव हैं, ये अपनी प्रकृति के आधार पर दो तरह से हैं। एक प्रकार की तरंगे हैं जिसे हम प्राथमिक तरंग कह रहे हैं, प्राथमिक प्राइमरी वेव हैं, जो कि पी तरंग कहलाती हैं, और दूसरी है सेकेंडरी वेव जिसे हम कह रहे हैं एस तरंग। ठीक, अब दूसरी तरफ समझिए। जब ये पिंड तरंग पैदा होने के बाद, उत्पन्न होने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, सतह की ओर भी जा रही हैं। सतह की ओर जाने के क्रम में जब ये सतह के ओर पहुंच रही होती हैं, तब सतह की ओर जाने के क्रम में अंदर की सेल संरचना, रॉक स्ट्रक्चर के साथ इन तरंगों की अन्योन्य क्रिया होती है, टकराती हैं। साधारण भाषा में कहें तो टकराती हैं, जाती हैं। तो अंदर की सेल संरचना, जो रॉक स्ट्रक्चर है, अंदर का चट्टानी संरचना है, उसके साथ टकराएंगी। उस चट्टानी संरचना में संकुचन होगा, फैलाव होगा, हलचल होगी, है ना। तो ये तरंगे आगे की ओर बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में अंदर के सेल समूह के साथ, अंदर के चट्टानी संरचना के साथ इन तरंगों का इंटरेक्शन हो रहा है, इन तरंगों की अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, और इस अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप एक डिफरेंट टाइप की वेव पैदा हो जाती हैं, एक अलग प्रकार की तरंगें पैदा हो जाती हैं। और जो ये अलग प्रकार की तरंगें पैदा होती हैं, ये सतह के समीप चल रही होती हैं, केवल और केवल सतह के समीप चलती हैं। ऐसे समझ लीजिए थोड़ा कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक पानी से भरा हुआ बलून है, एक गुब्बारा है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उसे उछाल कर आपने तेजी से फेंका और वो जाकर के छत से टकरा गया। आपने नीचे से उछाला और वो जाकर के छत से टकरा गया। जब छत से टकराएगा तो टकराने के साथ क्या होगा, उस छत के चारों ओर पानी छितरा जाएगा, ऐसे ही होगा ना, बिखर जाएगा, छितरा जाएगा। तो जब ये तरंगे, पिंड तरंगे ऊपर की ओर आती हैं, तो चट्टानी संरचना से टकरा करके क्या होती हैं, चट्टानी संरचना से टकराती हैं, अन्योन्य क्रिया करती हैं, और डिफरेंट टाइप की वेव को जनरेट कर देती हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप की वेव हैं, ये उस सतह के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं, या हम कह सकते हैं इर्द गिर्द फैल जाती हैं। चक्कर काटती नहीं, इर्द गिर्द फैल जाती हैं। तो इसे ही कहा जाता है सतही तरंगें। तो देखिए, सतही तरंग दरअसल क्या है, तो हम कह रहे हैं सतही तरंग पिंड तरंग और आंतरिक सेल समूह, पिंड तरंग यानी बॉडी वेव, और इनर रॉक स्ट्रक्चर, आंतरिक सेल समूह, इनके मध्य में जब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। इसके परिणाम स्वरूप पैदा होती हैं जो तरंगें, यही तरंगें कहलाती हैं सतही तरंगें। इन तरंगों के बारे में जिस व्यक्ति ने अध्ययन किया, उनका नाम था लव नाम के व्यक्ति ने, उनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया, इसे लव वेव कहा गया, अथवा इन्हें कह दिया गया एल तरंग। बात क्लियर हुई? तो अगर हम कुल मिलाकर के प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर देखें, तो प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर जब हम देख रहे हैं, तो हमने क्या पाया, तीन तरह से तरंगे हैं, एक है पी तरंग, एक है एस तरंग, और एक है एल तरंग। तो प्रकृति विशेषताओं के आधार पर अब अगर हम वर्णन करना शुरू करें भूकंपीय तरंगों का, तो हमारे पास तीन प्रकार की तरंगें आ गई, हो गई प्रकृति और विशेषता के आधार पर। एक कौन सी है, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी वेव, अथवा हम क्या कह रहे हैं, पी तरंग। तो एक तरंग हो गई पी तरंग। प्रकृति विशेषता के आधार पर जो दूसरी तरंग है, इसे हमने कहा ये है एस तरंग, सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंग है। और जो तीसरी टाइप की तरंगे हैं, इसे हमने कहा लव वेव, हमने कहा एल तरंग। ये तीन तरह की तरंगे आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों तरंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें देखना है क्या क्या बातें हैं।
तो सबसे पहले तो पी तरंग की बात शुरू करते हैं। क्या है पी तरंग की बातें? तो देखिए पी तरंगे एक प्रकार की क्या हैं? तो हम कह रहे हैं ये हैं प्राथमिक तरंग है। प्राथमिक तरंग है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती हैं। कैसी होती हैं? तो आप कह सकते हैं ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे हैं। कैसी हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं, अनुदैर्ध्य तरंग हैं। अब यहां पे एक सवाल आ गया कि ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? तो देखिए जब कभी क्या हो, तरंग इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आगे बढ़े कि तरंग की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा और तरंग के कणों का कंपन एक दूसरे के समानांतर रूप से हो, ऐसी तरंगों को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव अथवा हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो हम क्या कह रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेगी ये तरंग? तो ये तरंग कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। अगर तरंग ऐसे आगे, ये है तरंग की दिशा, तो कणों का कंपन कैसे होगा? फैलाव होगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा, फैलाव होगा। इस प्रकार से फैलाव संकुचन, फैलाव संकुचन, और इसी रूप में तरंग आगे बढ़ेगी। तो पहले कण संकुचित होंगे, फिर फैलेंगे, फिर संकुचित होंगे, फिर फैलेंगे, और तरंग आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि कणों का कंपन और तरंग के संचरण की दिशा एक दूसरे के समानांतर है। कणों का कंपन और तरंगों के संचरण की दिशा, तरंगों के आगे बढ़ने की दिशा एक दूसरे के समानांतर होगी। इसे ही हम कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। ये ध्यान रखना। तो पी तरंगे किस प्रकृति की हैं? पी तरंगे हैं, हम कह रहे हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंग है एक प्रकार से। ठीक। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, तीसरी बात जो भी है ये क्या है? तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। अगर हम बात करें इन तरंगों का वेग, तो इन तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। तो इनका वेग सर्वाधिक है। तो वेग सर्वाधिक होने के कारण सबसे पहले इपीसेंटर पर पहुंचती हैं। तो सबसे पहले भूकंप की जानकारी इन्हीं तरंगों के द्वारा प्राप्त होती है। तो वेग सर्वाधिक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले यही तरंगे जो हैं यहां से चलेंगी और सबसे पहले एपीसेंटर पर पहुंच जाएंगी। ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, वेग सबसे अधिक है तो अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम पहुंचती हैं। तो अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम पहुंचती हैं। सबसे पहले अधिकेंद्र पर यही तरंगे हैं जो पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंच जाती हैं। तो पहले, सबसे पहले भूकंप की जानकारी किन तरंगों के द्वारा हुई? आपसे अगर कहा जाए तो सबसे पहले भूकंप की जानकारी होगी सबसे पहले पी तरंगों के द्वारा। दूसरी अगली बात क्या है इसमें? तो अगली बात है इन तरंगों की तीव्रता क्या है? तो हम कह रहे हैं तीव्रता, इनकी तीव्रता कम होती है और तीव्रता कम होने के कारण ये तरंगे विनाश ज्यादा नहीं करती, या हम कह सकते हैं ये तरंगे जो हैं ये कम विनाशकारी होती हैं। तो ये कम विनाशकारी हैं।
तो इनकी तीव्रता कम है, तीव्रता कम होने के कारण ये कम विनाशकारी होती हैं। फिर एक बात और इनके बारे में ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पी तरंगें ध्वनि तरंग के समान होती हैं। तो कैसी होती हैं? ये होती हैं ध्वनि तरंग के समान, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंग के समान होने का मतलब क्या है? ध्वनि तरंग के समान होने का यहां पर मतलब यह है कि इन तरंगों का संचरण ठोस, तरल अथवा गैसीय तीनों ही प्रकार के पादार्थिक माध्यम से हो सकता है। तो हम कह रहे हैं ये ध्वनि तरंग के समान है, अर्थात ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंग के समान हैं, ध्वनि तरंग के समान होने के कारण ये तरंगे क्या करती हैं? तो ये तरंगे ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही प्रकार के पादार्थिक माध्यमों में संचरण करने की क्षमता रखती हैं, तीनों ही प्रकार के पादार्थिक माध्यमों में संचरण कर लेती हैं। इसलिए पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझने में सहायक भी हैं। तो यहां पर एक बात और ध्यान रहे कि इसके कारण ये क्या हुए? तो पृथ्वी के अंदर की संरचना, पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझने में सहायक है। इन तरंगों के कारण पृथ्वी के अंदर की परतों की संरचना की जानकारी मिलती है, हमें अंदर की परतों की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है, और ये तरंगे अंदर की परतों की संरचना के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देती है। मेंस का प्रश्न बनता है यहां से कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों के योगदान का वर्णन करें या भूकंपीय तरंगों की भूमिका का वर्णन करें। इस तरह से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनता है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर उतना नहीं करेंगे, ध्यान रहे। फिलहाल ये पी तरंगों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पी तरंगों की भूमिका के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक, अब जो दूसरी तरंगे हैं उस दूसरी तरंग की बात करते हैं। तो सेकेंडरी वेव या हम कह रहे हैं एस तरंग, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं समझ रहा हूं, मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा जगह बन जाए मेरे पास। एस तरंगों की बात करते हैं। एस तरंगों के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये हैं एक प्रकार की द्वितीयक तरंग। कैसी तरंग है? तो ये है एक प्रकार की द्वितीयक तरंग है, सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंग है, सेकेंडरी वेव है। और ये तरंगे कैसी हैं? तो ये तरंगे एस तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। कैसी हैं? तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं। ट्रांसवर्स वेव हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांस वेव या ट्रांसवर्स वेव, ये हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन तरंगों के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे हैं? हम कह रहे हैं कि कणों के संचरण की दिशा तरंग की दिशा के कणों के संचरण नहीं, कणों के कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के
संचरण की दिशा के लंबवत। कणों का कंपन तरंग के संचरण की जो दिशा है इसके लंबवत दिशा में होता है। अगर मान लिया जाए कि तरंग कुछ इस दिशा में संचरण करती हुई आगे जा रही है, यह है तरंग के संचरण की दिशा, तो कणों का कंपन कुछ ऐसे होगा, इस प्रकार से। इसे श्रृंग कहते हैं, इसे गर्त कहते हैं। आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है, हम कह रहे हैं कि एस तरंगे द्वितीयक तरंगे हैं, ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अर्थात इन तरंगों के कणों के कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, ठीक। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। इन तरंगों का वेग पी तरंग से कम होता है, पी तरंग से कम होता है। जब तरंग का वेग यानी एस तरंगों का वेग पी तरंग के तुलना में कम होता है, इसलिए ये अधिकेंद्र पर पी तरंगों के बाद उद्गमित होती हैं। पी तरंगों के बाद उद्गमित होती हैं, यानी पहले पी तरंगे दिखाई देने लगेंगी, उनके प्रभाव नजर आएंगे, तब जाकर के एस तरंगे आएंगी। तो पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, पी तरंगों के पश्चात दिखाई देते हैं। जयकांत, इसमें देखिए जरा, ये पी तरंगों के बाद ये दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको मैं मिटा देता हूं, यहां पे थोड़ा जगह बन जाए। इन तरंगों की तीव्रता की अगर बात करें हम, तो तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है, इसलिए एस तरंगे पी तरंग की तुलना में, पी तरंग की तुलना में अधिक विनाशकारी होती हैं, ज्यादा विनाश करती हैं पी तरंग की तुलना में, क्योंकि तीव्रता इनकी अधिक है। तो अधिक तीव्रता है तो पी तरंगों से अधिक विनाश करती हैं। और ये तरंगे जो हैं तो केवल और केवल ठोस माध्यम में संचरण करती हैं। तो केवल ठोस माध्यम में संचरण करती हैं, और केवल ठोस माध्यम में संचरण करने के कारण ही इन तरंगों के माध्यम से भी, यानी कि इन तरंगों की प्रकृति का अध्ययन करके या इन तरंगों के संचरण का अध्ययन करके हम आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो एस तरंगे भी पृथ्वी के अंदर की परतों की संरचना के अध्ययन में सहायक होती हैं, ठीक। इनके बारे में भी यही बातें हैं। अब हम बात करते हैं एल तरंगों की। तो देखिए एल तरंग की क्या बात है। एल तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो कैसी हैं, तो ये हैं सतही तरंग। तो सतही तरंग है तो सतह के समीप, सतह के समीप संचरण करती हैं। तो चूंकि ये तरंगे सतही तरंगे हैं, सतह के समीप संचरण करती हैं, तो सतह के समीप संचरण करने के कारण सतह के समीप रहती हैं, इसलिए सतह पर इनके द्वारा किया जाने वाला विनाश अधिक प्रभावशाली होता है। तो सतह पर इनके द्वारा किया जाने वाला विनाश अधिक प्रभावशाली है, तो सतह पर विनाशकारी प्रभाव लाती हैं।
विनाशकारी प्रभाव, क्योंकि सतह के समीप संचरण कर रही हैं, और जब सतह के समीप संचरण करेंगी तो सतह के समीप संचरण करने के कारण ही इन तरंगों का सतह के समीप जो प्रभाव है, सतह के समीप जो विनाश का प्रभाव है, वो अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक दिखाई हमें देता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इनमें किसी स्पष्ट पैटर्न का विकास नहीं होता कि ये ट्रांसवर्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल होंगी, तो इन तरंगों में किसी स्पष्ट पैटर्न का विकास नहीं हो पाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि भूकंप की उत्पत्ति भूकंप उद्गम केंद्र में ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान होती है, और भूकंप की उत्पत्ति ऊर्जा मुक्त होने के दौरान तरंग के रूप में होती है, जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे उत्पत्ति के आधार पर पिंड तरंगे और सतही तरंगे प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, पिंड तरंग और सतही तरंगे। पिंड तरंगों की उत्पत्ति उद्गम केंद्र में ऊर्जा के मुक्त के दौरान होती है, और ये तरंगे प्राथमिक और द्वितीयक प्रकृति के आधार पर दो तरह से होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जबकि पिंड तरंगों और आंतरिक सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप जिन द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति होती है, इन तरंगों को कहा जाता है सतही तरंगे अथवा एल तरंगे। फिर पी तरंगों की अपनी विशेषताएं। अगर प्रश्न आए कि भूकंप उद्गम केंद्र पर सर्वप्रथम कौन सी तरंगे पहुंच रही हैं, पी तरंगे हैं। तीव्रता कम है, कम विनाशकारी है, वेग अधिक है, तीनों ही माध्यमों में संचरण कर सकती हैं, ध्वनि तरंग के समान है। एस तरंगे क्या है, सेकेंडरी वेव है, तीव्रता अधिक है, ट्रांसवर्स है, केवल ठोस माध्यम में संचरण कर सकती हैं, और सतह के समीप संचरण करने वाली जो तरंगे हैं, इन तरंगों को हम कहते हैं एल तरंगे। इस बात को हमने समझ लिया। अब देखिए, जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। और पृथ्वी की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन जो प्रस्तुत किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम भूकंपीय तरंगों की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं और भूकंपीय तरंगों के संचरण का अध्ययन करते हैं, तो भूकंपीय तरंगों के संचरण का अध्ययन करने के क्रम में हम पाते हैं कि यह क्रस्ट है, यह मेंटल है, और आंतरिक संरचना कोर है। आप जानते हैं यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी होती है, इसका क्या नाम है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इसका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम है गुटेनबर्ग। तो ये क्या है? ये है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ये क्या है? तो ये है लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है, लेहमैन असंबद्धता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता को पार करके जब हम अंदर के परतों में जाते हैं तो कोर मिलता है, और लेहमैन असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता के मध्य का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है आउटर कोर, अथवा इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं बाह्य कोर। तो ये है बाह्य कोर, आप इसके बारे में जान चुके हैं, अच्छे से जानते हैं। और लेहमैन असंबद्धता को पार करने के पश्चात जो कोर का क्षेत्र मिलता है इसे हम कहते हैं आंतरिक कोर या इनर कोर कहा जाता है। अब दो प्रकार की स्थितियों का निरीक्षण किया गया, दो प्रकार की स्थितियों का अध्ययन किया गया। कैसा अध्ययन किया गया? तो अध्ययन यह किया गया कि जब हम गुटेनबर्ग असंबद्धता को पार करते हैं और कहां जाते हैं, बाह्य कोर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो इस बाह्य कोर के क्षेत्र में प्रवेश करते ही दो चीजें देखी जाती हैं। एक प्रकृति हमें देखने को मिलती है कि पी तरंगों का वेग, पी तरंग का वेग अचानक से घट गया है, अचानक से पी तरंगों के वेग में कमी आ जाएगी। और दूसरी तरफ यह देखा गया कि यहां पर एस तरंगे ये विलुप्त हो गई। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं
कि एक तरफ है भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग, और एक तरफ है पदार्थ का घनत्व। इन दोनों के मध्य में सीधा संबंध होता है, यानी कि अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने के दौरान भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक होता है, जबकि कम डेंसिटी वाले, कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने के दौरान भूकंपीय तरंगों के वेग में कमी आ जाती है। तो देखा यह गया कि जो आउटर कोर का एरिया है, इस आउटर कोर के एरिया में पी तरंग के वेग में कमी आ गई और एस तरंगें विलुप्त हो गईं। और आप जानते हैं कि एस तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम में संचरण कर रही हैं, और पी तरंगों के वेग में अगर अपेक्षाकृत कमी आई है, इसका मतलब है घनत्व कम हुआ है। इसका कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकल रहा है? यह निकल रहा है कि बाह्य कोर के पदार्थ, बाह्य कोर के पदार्थ कैसे हैं? तो आप कहेंगे तरल अवस्था में हैं। तो कुल कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो ये आउटर कोर का एरिया है, इस आउटर कोर के एरिया में अवस्थित पदार्थ तरल अवस्था में पहुंच गए हैं, तरल अवस्था में हैं। लेकिन जब हम इस इनर कोर में प्रवेश करते हैं, इस आंतरिक कोर के अंदर जाते हैं, यानी कि जब हम क्या कह रहे हैं, जब हम लेहमैन असंबद्धता को पार करते हैं और आंतरिक कोर में निरीक्षण किया जाता है भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का, तो क्या पाते हैं कि यहां पर पी तरंग का वेग, पी तरंग का वेग आकस्मिक रूप से बढ़ गया। पी तरंगों के वेग में अकस्मात वृद्धि हो गई, पी तरंग का वेग एकाएक बढ़ गया। लेकिन वेग इतना नहीं है जितना ठोस पदार्थों में होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां के पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं हैं। तो यहां पर पी तरंगों के वेग में अकस्मात वृद्धि हुई, पी तरंगों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। इस बात से इसका निष्कर्ष निकाला गया कि हो ना हो, आंतरिक कोर के पदार्थ जो हैं ये जमी हुई अवस्था में हैं, जमी हुई अवस्था। फ्रोजन स्टेट में हैं, जमी हुई अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो जब कभी हम मुख्य परीक्षा का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, तो यहां पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और वहां से घनत्व, भूकंपीय तरंग और इन सब से रिलेटेड बातों को और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे और इस प्रश्न को लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे कि किस प्रकार से भूकंपीय तरंगों की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सका। ठीक है, इस बात को डेवलप करेंगे। और तो कुल मिलाकर के हमने अभी तक समझ लिया भूकंपीय क्या है, भूकंपीय तरंगों के बारे में, प्रकृति के बारे में, और भूकंपीय तरंगों की सहायता से हमने आउटर कोर को देख लिया कि आउटर कोर में क्या है, पी तरंगों का वेग कम हो रहा है, एस तरंगें विलुप्त हो रही हैं। कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है क्या, यहाँ के पदार्थ तरल अवस्था में है। इनर कोर के बारे में देखा गया कि यहाँ पर चूंकि वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि पदार्थ फ्रोजन स्टेट में चले गए हैं, जमी हुई अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है क्या,
ये है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण। ठीक है। जो भूकंप मूल की गहराई है, इस भूकंप मूल की गहराई के आधार पर जब हम भूकंप का वर्गीकरण करते हैं, समय हो गया क्या जी? ठीक। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर जब हम भूकंपों का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 70 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र है, इसके रेंज में अगर कोई भूकंप मूल है तो इसे कहा जाता है सैलो फोकी अर्थक्वेक, छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप। अगर 500 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 70 से 500, इसे कहा जाता है मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप। और अगर इसके बाद 700 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस रेंज में अगर कोई भूकंप है तो इसे कहा जाता है गहरा उद्गम केंद्र का भूकंप। 700 किलोमीटर अथवा उससे अधिक गहराई पर जो भूकंप आते हैं उनके प्रभाव सतह पे नजर नहीं आते, क्योंकि बहुत अधिक गहराई पर भूकंप आ रहे होते हैं। तो हम क्या एक कंक्लूजन यहां पे ड्रॉ करते हैं? कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि भूकंप मूल की गहराई का, भूकंप मूल की गहराई का सीधा संबंध होता है सतह पर प्रभाव से, सतह पर भूकंपीय प्रभाव से। अगर भूकंप मूल की गहराई अधिक है, वो सॉरी इनवर्स रिलेशन होता है, अगर भूकंप मूल की गहराई अधिक है तो सतह पर जो भूकंपीय प्रभाव पड़ेगा वो कम होगा। अगर भूकंप की मूल की गहराई कम है, ऊपर ही भूकंप मूल अवस्थित है, तो सतह पर इसके प्रभाव अधिक नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप है तो सतह पर अधिक प्रभाव डालेगा। अगर मान लीजिए कि कोई मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप है, इसकी तुलना में कम प्रभाव डालेगा। और अगर कोई गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप है तो वो अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालेगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अगर भूकंप मूल की गहराई अधिक तो सतह पर प्रभाव कम, अगर गहराई कम तो सतह पर प्रभाव अधिक। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल डिस्कशन बढ़ाएंगे आगे। थैंक यू, कल मिलते हैं।